हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12 अकाउंटेंसी में हम डिस्कशन कर रहे थे टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। फाइन। और उसके अंदर हम प्रीवियस वीडियो से डिस्कशन कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल रिजर्व एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। और ये स्पेशल रिजर्व्स दो होते हैं, एक होता है वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व और एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फाइन। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट समझ लिया कि भाई उसका एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर क्या ट्रीटमेंट होता है और उसका कंसेप्ट क्या होता है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, concept and treatment of investment fluctuation reserve at the time of change in PSR. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या होता है, उससे पहले हम ये डिस्कस करें कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है और एक्चुअली क्यों क्रिएट किया जाता है। फाइन। होता यह है कि देखिए, हर बिजनेस जो अपना सरप्लस फंड होता है उस सरप्लस फंड से क्या करता है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट बहुत सारी एसेट्स में होता है, कभी कभी तो टेंजिबल रियल एसेट्स के अंदर भी होता है, लैंड, बिल्डिंग, इस तरह से वो करता है इन्वेस्टमेंट अपनी प्लांट एंड मशीनरी में। बिसाइड्स एक इन्वेस्टमेंट का रास्ता होता है फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स वो एसेट होती हैं जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बाय और सेल होती हैं। यूजुअली इफ वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल एसेट, कौन सी होती है, शेयर्स होती है। वैसे इसके अलावा डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, ऐसे बहुत सारी फाइनेंशियल एसेट्स बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट में सेल होती हैं। बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल मार्केट का एक टॉपिक आप उसको देख सकते हैं। फाइन। फाइनेंशियल एसेट में ये शेयर जो होते हैं इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसके अंदर इसकी प्राइसेस में वॉलेटिलिटी की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल होने का मीनिंग होता है कि इसकी प्राइसेस में बहुत मेजर फ्लक्चुएशन और फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन होने के चांसेस होते हैं। फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन का मीनिंग होगा कि भाई मान लो मैंने अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का लेट सपोज एक शेयर है 500 रुपए में परचेज किया, तो ये भी चांस है कि ये बढ़कर के 600 रुपए का हो जाएगा और ये भी चांस है कि ये बढ़कर घट करके 350 रुपए का रह जाएगा। मींस जहां पर इंक्रीमेंट के चांसेस है वहीं पर ही उसके डाउन होने की भी प्रोबेबिलिटी सेम है। फाइन। अब होता यह है कि भाई हमारा पर्पस तो ये है कि ये 500 का 600 में चला जाए, बट एक्चुअली होता क्या है, चांस ये भी वॉलेटाइल है, तो ये भी चांस हो सकता है कि 500 का 400 रुपए भी चला जाएगा, 350 भी हो जाएगा, 380, 350, कुछ भी हो सकता है। एनी वैल्यू लेस देन द इन्वेस्टेड वैल्यू हो सकता है। अब ये जो लॉस हुआ है, देखिए अगर मान लीजिए 500 का शेयर 350 रुपीज का रह जाता है, तो ये जो 150 रुपए का लॉस हुआ है, आपका इंटेंशन था बिजनेस में इन्वेस्ट करने का टू अर्न द प्रॉफिट, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का टू अर्न द प्रॉफिट, लेकिन आपको क्या हो गया, ये 150 रुपीज का लॉस हो गया। अब या तो एक ये कर सकते हैं कि भाई ये लॉस है, तो इस लॉस को आप कहां पर डालो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डालो, टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन होगा क्या, अगर ज्यादा लॉस हो गया तो अल्टीमेटली उस ईयर के प्रॉफिट के ऊपर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा और प्रॉफिट डिस्टर्ब हो जाएगा आपका, है ना। और ये रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन की भी इनकम नहीं है। तो बिजनेस क्या करता है, पार्टनरशिप फर्म या कोई भी बिजनेस, ऐसे एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए वो एक स्पेशल रिजर्व बनाता है जिसको नाम दिया गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में क्या होगा कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन होता है, वैसे फ्लक्चुएशन तो अप में भी होता है डाउन में भी होता है, बट हम यहां पर डाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, कोई फ्लक्चुएशन होता है और आई कैन से अगर कोई लॉस हो जाता है तो उस लॉस को हम क्या करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से क्या करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे। अगर आपकी फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू में कोई लॉस हो गया तो उस लॉस को हम कहां से कॉम्पनसेट करेंगे, यहां से। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसा आता कहां से, तो ये आता है आउट ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा, आउट ऑफ द प्रॉफिट का मीनिंग होगा इट इज एन अप्रोप्रिएशन। आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक मेरा वीडियो है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ द प्रॉफिट, वो वीडियो देखने तो आपको चार्ज और अप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी अगर आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल्स फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो उसके लिए चार्ज और अप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। एनीवे, दिस investment fluctuation reserve is an appropriation which is made out of the profit. Out of the profit का मीनिंग मैं कैसे ही फटाफट आपको समझाता हूं। लेट्स सपोज सब कुछ करने के बाद आपका जो प्रॉफिट है इस साल का आया 5 लाख रुपीज, ठीक है, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट पे किसका राइट होता है, प्रॉफिट पे राइट होता है ओनर का। और पार्टनरशिप फर्म में ओनर्स होते हैं पार्टनर्स। लेट्स सपोज पार्टनर है कौन से, ABC, इनका रेशियो है 5:3:2, तो ये 5 लाख बिटवीन द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इन द रेशियो 5:3:2। लेकिन यहां पर क्या करते हैं, हम कुछ स्पेशल रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। हम ये देखते हैं कि भाई हमने जो इन्वेस्टमेंट बाय कर रखे हैं, इन केस कभी कोई लॉस हो जाए
इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमारा मार्केट के अंदर है, अगर उसके अंदर कोई लॉस हो गया तो उस लॉस की अमाउंट को हम इस एक ऐसा फंड बनाए जिससे हम उस लॉस की अमाउंट को क्या कर सके, कॉम्पनसेट कर सकें। तो हम क्या करते हैं उस केस में, हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसा डाल देते हैं। हमने क्या किया, इसमें से कुछ अमाउंट आईएफआर में डाल दी, लेट सपोज 1 लाख रुपए आईएफआर में डाल दी। अब जो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बचा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के फॉर्म में। ओके, अब ये 1 लाख रुपीस आप क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा हर साल आप क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट में से निकालते जा रहे हैं। अब ये पैसा कहां जाएगा, आईएफआर में, और आईएफआर के फॉर्म में कहां चला जाएगा, आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर। अब देखिए बैलेंस शीट की एसेट में हो गया आपके इन्वेस्टमेंट और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में होगा आपका आईएफआर। लेट सपोज आपका आईएफआर 2 लाख रुपए है और ये आपने इतने कितने साल के अंदर जो कलेक्ट करते करते टोटल आईएफआर कितना एक्यूमुलेट हो गया, 2 लाख रुपीस का, और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए। इट मींस अब इसको इंटरप्रीट कैसे करें कि हमने मार्केट में 10 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसके अगेंस्ट हमने आईएफआर कितना बना रखा है, 2 लाख, जो इस 10 लाख पर होने वाले लॉस को कॉम्पनसेट करने के काम में आएगा। फाइन, अब ये तो हो गई हमारी आईएफआर का कंसेप्ट। अब केस क्या है कि भाई चेंज इन पीएसआर, पीएसआर में चेंज हो रहा है भाई, पहले 532 का रेशो था, अब 253 का रेशो हो रहा है, ठीक है, और ये बनाया गया है आउट ऑफ द प्रॉफिट। मान लीजिए अगर कोई लॉस नहीं हुआ और आज ये जो 2 लाख रुपीस का आईएफआर बनाया है, ये उस प्रॉफिट में से बनाया है जो 532 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता था, ठीक है, और अगर आज कुछ भी नहीं किया गया इसके साथ तो कल रेशो चेंज हो जाएगा 253, तो इस पर जो क्लेम कल तक 532 का बनता था आज से क्या बन जाएगा, 253 पर बन जाएगा। तो इसमें ए ऑब्जेक्शन ले लेगा कि भाई क्यों मैं क्यों इसमें सैक्रिफाइस करूं। तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है, चाहे वो एडमिशन के केस में हो, चाहे रिटायरमेंट के केस में हो या पीएसआर के केस में हो, तो हम क्या करते हैं, इस आईएफआर का कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। अब देखिए हर चीज की तरह आईएफआर के भी 2 ट्रीटमेंट होते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट इज व्हाट, आईएफआर के ट्रीटमेंट में फर्स्ट ट्रीटमेंट इज टू डिस्ट्रीब्यूट। क्या करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दो। क्या भाई ये कब का बना हुआ है, पुराना बना है, पुराना रेशो क्या था 532, 2 लाख को भी 532 में डिस्ट्रीब्यूट करो और खत्म कर दो, जिसका जो है वो मिल जाएगा। तो आईएफआर क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा। फाइन। और दूसरा होता है इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। वैसे आईएफआर और डब्ल्यूसीएफ के अंदर इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट बहुत रेयरली आपसे पूछा जाता है, बट स्टिल मैं आपको बता दूंगा। देखिए एक डिस्ट्रीब्यूट होगा और एक इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट होगा। फाइन। तो हम पहले ये देखेंगे भाई डिस्ट्रीब्यूट के क्या कंसेप्ट होते हैं इसके अंदर। फाइन। देखिए अगर इसमें बोल दिया गया कि भाई डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपके पास आईएफआर कितना है, 2 लाख रुपीस का, इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए के, और हम ये माने कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, जो 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट पहले था अब भी 10 लाख रुपीस का ही है, मींस देयर इज नो इंक्रीज नो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो फिर इस आईएफआर का यूज कुछ भी नहीं, आईएफआर का यूज खत्म हो चुका है, तो क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और आपको पता है बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बन चुकी हैं, बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आपको पता है जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो कौन से रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में। सो दिस आईएफआर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। तो एंट्री क्या बन जाएगी इसमें, IFR account debited to A's capital account to B's capital account और to C's capital account। ये 2 लाख रुपीस को ओल्ड रेशो में 1,60,000 और 40,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बीइंग IFR क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। और ये IFR का काम खत्म, IFR हो गया 0, रिवाइज बैलेंस शीट में IFR कुछ भी नहीं आएगा, 0 हो जाएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट करेगा। फाइन। बट चांसेस तो ये है कि भाई हमने बनाया क्यों है, इसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन हो गया। लेट सपोज अगर उसने बोल दिया कि भाई मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 9 लाख, मतलब जो 10 लाख रुपए की बुक वैल्यू थी, इतने में आपने एक्चुअली बाय किया था, 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट कितने के रह गए, 9 लाख रुपीस के रह गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख रुपए से डाउन हो गई, और 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई, मींस आपको 1 लाख रुपीस का लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट पे। तो इस 1 लाख रुपए, और तो ये बनाया क्यों था, इस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए तो बनाया था ना उसमें। अब हमारे पास टोटल आईएफआर था 2 लाख रुपीस, हमारा लॉस हुआ है कितने का, 1 लाख रुपए का। तो क्या ये 1 लाख उस आईएफआर से कॉम्पनसेट हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। फाइन। तो कैसे करेंगे इसके अंदर, देखिए इसका जो सेकंड केस मैंने आपको बताया उसमें होगा आईएफआर अकाउंट डेबिट। आईएफआर पूरा कितना लेंगे, 2 लाख रुपीस, क्योंकि पूरा खत्म करना है। इस 2 लाख में से 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करने के काम आएंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करने के काम आएंगे। तो हम लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट कितना, 1 लाख रुपीस, और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। इन तीनों में ये अमाउंट एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 50, 30 एंड 20।
जितना आईएफआर आपका यूज हो गया उसके बाद जो बच गया रिमेनिंग अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, उनके ओल्ड रेशो में डालकर उसको क्या कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। फाइन, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगर ये बोल दे कि भाई मार्केट, एक केस अगर हम ले लें कि भाई लेट्स सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹8 लाख, 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट कितने के हो गए, 8 लाख रुपए के। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी, 10 लाख, वैल्यू हो गई 8 लाख। देयर इज अ लॉस ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख रुपए का लॉस हुआ। हमारे पास आईएफआर 2 लाख है, 2 लाख का पूरा आईएफआर किस काम में यूज हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को राइट ऑफ करने में। इट मींस कोई एक्सेस अमाउंट नहीं बचा तो ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा। तो इन थर्ड केस अगर मार्केट वैल्यू कितनी हो जाए 8 लाख, ये कितनी थी मार्केट वैल्यू 9 लाख, और यहां पर मार्केट वैल्यू कितनी थी 10 लाख थी, तो उस केस में आईएफआर अकाउंट डेबिट, कितना आईएफआर था टोटल 2 लाख, पूरा किस काम आ गया, टू राइट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ₹2 लाख। ठीक है, और इसमें कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। हर केस में जितने भी केसेस दिए हैं सब केसेस में आईएफआर जो है वो रिवाइज्ड बैलेंस शीट के अंदर एक्चुअली डिस्क्लोज नहीं होगा। ओके, चलिए ये भी तो हो सकता है कि भाई वैल्यू और डाउन हो जाए। लेट्स सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकम 7,50,000। अब 10 लाख रुपीस की बुक वैल्यू के इन्वेस्टमेंट 7,50,000 रुपीस के हो गए, मींस देयर इज अ लॉस ऑफ 2,50,000। अब 2.5 लाख रुपए का लॉस है, उसमें से इस 2.5 लाख में से 2 लाख रुपया तो आईएफआर से आ जाएगा, रिमेनिंग 50,000 ये आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि भाई अगर एक्सेसिव लॉस कोई अगर हो जाता है तो फिर वो अमाउंट हम कहां से लेते हैं, स्पेशल अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लॉस को हम कहां से कॉम्पनसेट करेंगे, आउट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, अगर मार्केट वैल्यू 7.5 लाख हो जाए तो इसकी एंट्री बन जाएगी कौन सी, आईएफआर डेबिट। आईएफआर से तो पूरा 2 लाख रुपीज ले लिया जाएगा और फिर जो कम पड़ रहा है वो रीवैल्यूएशन से 50,000 रुपीज ले लेंगे और किसको कम कर देंगे, टू इन्वेस्टमेंट 2,50,000। अच्छा, मैं इसके ऊपर रूल्स आपको बता दूं, वैसे रूल्स इसके ऊपर एप्लीकेबल है भाई। आईएफआर जो होगा डिक्रीज इन लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन इज अ लॉस, और ये डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब ये रीवैल्यूएशन जो लॉस है, इस लॉस के ऊपर बर्डन किसके ऊपर आएगा, बर्डन नेचुरली ओल्ड पार्टनर्स के ऊपर। तो दिस लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो और ओल्ड पार्टनर्स को लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी कैपिटल डाउन होगी, कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। तो एंट्री विल बी व्हाट, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, b's कैपिटल अकाउंट डेबिट, c's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू रीवैल्यूएशन। 50,000 रुपीज का है, 25,000, 15,000 and 10,000 respectively, being revaluation loss debited to partners capital account in their old ratio। तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के डिफरेंट ट्रीटमेंट थे। लेकिन इसमें एक केस और हो सकता है कि भाई सर आपने ये तो बता दिया कि अगर आपका लॉस आईएफआर की वैल्यू से कम हो, आईएफआर की वैल्यू के इक्विवेलेंट हो या आईएफआर की वैल्यू से ज्यादा हो, भाई लॉस पे क्यों जाते हो, देयर आर द चांसेस ऑफ प्रॉफिट्स आल्सो। जब प्रॉफिट के चांसेस हैं तो फिर क्या करेंगे, लेट सपोज अगर ये मार्केट वैल्यू बढ़ करके 11,50,000 रुपीज हो जाए तो अब क्या, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब ये बनाया था हमने टू कॉम्पनसेट द लॉसेस ऑन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट यहां तो उल्टा प्रॉफिट हो गया, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो सिंपल सा फंडा है। अब ये आईएफआर तो यूज ही नहीं हुआ, बल्कि ये आईएफआर पूरा किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस 1.5 लाख रुपए का और मुनाफा हो गया। तो ये जो प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, इसको हम कहां डाल देते हैं, जैसे हमने एक्स्ट्रा लॉस को कहां डाला, रीवैल्यूएशन में। इन द सेम वे एक्स्ट्रा लॉस विल आल्सो बी क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री ऐसे हो जाएगी। पहले हम क्या करेंगे, जो बुक वैल्यू, जैसे हम क्या कर रहे थे, पहले 10 लाख के इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करके 2 लाख पे ला रहे थे, इसी तरह से पहले 10 लाख के इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके 11,50,000 पे लाएंगे। मींस वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ₹1.5 लाख। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विल बी व्हाट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,50,000, 1.5 लाख से बड़ा, और टू व्हाट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,50,000, बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज एंड प्रॉफिट क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल। अब क्या करना है भाई, इस आईएफआर को निपटाओ। इस आईएफआर को कैसे निपटाएंगे, पहले इस आईएफआर को हम क्या करेंगे, 2 लाख रुपीस ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस जब लॉस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा तो नेचुरली प्रॉफिट विल आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी इस केस में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। एक तो ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, आईएफआर डेबिट, आईएफआर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 3,50,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स टू ए's कैपिटल, टू b's कैपिटल एंड व्हाट, टू c's कैपिटल। ये उनके 5:3 ओल्ड रेशियो के अंदर हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
तो ये हमारे सारे डिफरेंट केसेस थे अबाउट द आईएफआर के आईएफआर का ट्रीटमेंट एक्चुअली एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर क्या क्या हो सकता है जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाए फाइनली डिक्रीज हो जाए, तो फिर हम कौन कौन से केसेस एक्चुअली इसके अंदर अडॉप्ट करेंगे ये हमने देख लिया। अच्छा, मैंने आपको बताया कि यहां पर दो केसेस होते हैं, एक होता है आइदर टू डिस्ट्रीब्यूट एंड आइदर टू डू इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट तब होता है जब हम इस आईएफआर की वैल्यू को छेड़ना नहीं चाहते। यहां तो क्या होगा, हर केस में आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, न्यू बैलेंस शीट में आईएफआर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट कभी पार्टनर्स ये बोले कि भाई हमें आईएफआर की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है, उसको छेड़ना नहीं है, उसको नहीं करना, तो उस केस में व्हाट वी विल डू, वी बेसिकली डू इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट एंट्री। और इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हम किस रेशियो में, ये हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा और ये कौन से रेशियो में होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो में। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। अब इसके अंदर जैसे मैं अगर आपको बोलता हूं ओल्ड रेशियो 5/10, 3/10 और 2/10 था, इधर कितना आ जाएगा 3/10 और 5/10, 2/10, 5/10 और 3/10 मान लो ये। तो 5 - 2 इसका सैक्रिफाइस हुआ 3/10, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, इधर होगा -2/10 और इधर से होगा -1/10। ये केस बेसिकली अपना चलेगा उसमें। तो आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट सिर्फ उतनी ही अमाउंट का होता है जितना पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए या जितने के ऊपर पार्टनर का राइट है। जैसे मैं आपसे कहूं केस 1 में जब मार्केट बुक वैल्यू भी 10 लाख थी, मार्केट वैल्यू भी 10 लाख ही रही, इट मींस देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो पूरा का पूरा आईएफआर किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, पार्टनर्स को। तो हम यहां पर पूरे 2 लाख रुपए का क्या कर देंगे, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट कर देंगे। तो ये सब 2 लाख से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 60,000, 40,000 और 20,000। इस केस में इसको मिलेगा, ये सैक्रिफाइसिंग है, दोनों गेनिंग है। तो इस केस में इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगी, अपनी B's कैपिटल अकाउंट डेबिट C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट 40,000, 20,000 और 60,000। इन द सेम वे अगर इस केस में मैं जाऊं, मार्केट वैल्यू 9 लाख रुपए हो गई, मींस आउट ऑफ 2 लाख 1 लाख इज यूज्ड टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कितना बचा, 1 लाख। तो 1 लाख की इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी यहां पर इंटू 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू 1 लाख कर सेम एंट्री बन जाएगी। और अगर यहां पर मार्केट वैल्यू 2 लाख हो गई, हमारा 2 लाख का पूरा आईएफआर किस में यूज हो गया, टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो नो इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट विल बी डन। इस केस में भी यहां तो और उल्टा आपका एक्स्ट्रा, ये वाले केस में एक्स्ट्रा आपका 50,000 रिवैल्यूएशन जा रहा है आपस में, तो इसमें भी इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट के एंट्री के कोई चांसेस ही नहीं है। फिर आगे आपको देखना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट आप क्या कर रहे हो, फुल रिवैल्यूएशन कर रहे हो या इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट कर रहे हो। तो ये केस और यहां पर हो जाएगा इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट में 2 लाख रुपीस और रिवैल्यूएशन का अलग से जो भी एडजस्टमेंट, वो ट्रीटमेंट अलग होता है, उसका जैसा आप ट्रीटमेंट करें वैसा कर सकते हैं। तो ये आईएफआर के सारे ट्रीटमेंट्स थे, इसमें 2 होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट और टू डू इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। में फिर बोल रहा हूं, आईएफआर और डब्ल्यूसीआर के केसेस में इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज बहुत कम आती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट वाली आती है। लेकिन उसके साथ में फिर एडजस्टमेंट क्या चलता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उसको आप समझ कर करें हमेशा, फाइन। तो ये हमारे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स थे आईएफआर के। आई होप ये ट्रीटमेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।